परम पिता बाबा की जय, भक्त प्यारे बाबा की जय। जितने भी देखने वाले हैं सबको मेरा प्रणाम है, छोटे बड़े सभी को मेरा प्रणाम है, क्योंकि कण कण में भगवान होते हैं। अभी चुनाव का बिगुल फूका जा चुका है और कैंडिडेट यहाँ के कांग्रेस से, बीजेपी से और जन स्वराज पार्टी से नामांकन कर चुके हैं। वीरेंद्र प्रसाद जी जो हैं सो बीजेपी से किए हैं और वीके रवि जी कांग्रेस से और रोहित कुमार जी जन स्वराज पार्टी से किए हैं। आज हमारे स्टूडियो में बैठे हुए हैं राम मोहन जी। मैंने खास बुलाया है क्योंकि मेरा ग्रामीण है, मेरा भिराहा घर पड़ता है। इनसे मेरा सवाल है, जो अभी के माहौल से आपको कैसा लगता है, किसका पलड़ा भारी है? सर्वप्रथम बिना मीडिया लाइव के सभी दर्शकों का मैं आभार व्यक्त करता हूं और आपका भी आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे यहां अपने स्टूडियो में बुलाकर कुछ अपने मंशा को स्पष्ट करने का और जो कुछ जानकारी क्षेत्र में घूमने से मिलती है उसे बताने का एक मौका दिया, उसके लिए मैं बार बार आभार व्यक्त करता हूं। और जिस तरह का माहौल चल रहा है और जिस तरह टिकट वितरण का दौर चला दोनों ही गठबंधनों का, उस हिसाब से और जिस प्रक्रिया से नामांकन का सिलसिला पूरे बिहार में चालू हुआ, इससे चुनाव की जो स्थिति है पूरे बिहार में वो काफ़ी सामान्यजनक है। थोड़ा सा कुछ अच्छा होने से पहले कुछ बातें ऐसे होती है राजनीति में जो आम लोगों को स्पष्टता पूर्वक समझ में नहीं आती है। लेकिन आप अगर गौर करके देखें तो गत के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव जो हुए हैं उस के रिजल्ट के अनुसार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो है उसका पलड़ा भारी होता हुआ दिख रहा है। चूँकि प्रधानमंत्री जी की राष्ट्रहित की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उससे काफ़ी ज़्यादा लोग लाभान्वित हुए हैं और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, जिसमें विशेष रूप से वृद्धा पेंशन जिसको 1100 रुपये कर दिया गया और वो लोगों को मिल रहा है, उससे जो हमारी वृद्ध माता हैं और हमारे वृद्ध चाचा दादा जो लाभान्वित हो रहे हैं, उसका काफ़ी ज़्यादा भरपूर आशीर्वाद जो है वो वोट के रूप में देखने को मिलने वाला है इस विधानसभा चुनाव में। तो निश्चित रूप से अभी तो एनडीए गठबंधन का पलड़ा पूर्णतया भारी दिख रहा है। और क्या लगता है सरकार जो है सो किसकी बनेगी? सरकार किसकी बनेगी मैं कोई भविष्य करता नहीं हूं कि मैं बता सकता हूं, लेकिन निश्चित रूप से अगर एनडीए गठबंधन का पलड़ा भारी लग रहा है तो सरकार भी बनेगी एनडीए गठबंधन की। और रोसड़ा विधानसभा जिस क्षेत्र से हम लोग आते हैं उस क्षेत्र से यहाँ उम्मीदवार जो हैं, तीनों उम्मीदवार अपनी अपनी पार्टी ने अपने अपने सोच के हिसाब से, अपने अपने प्रदर्शन के हिसाब से उतारा है। और जो पूर्व के विधायक रहे हैं वीरेंद्र जी, उनका काफ़ी सामान्य और सरल स्वभाव जो है वो उन्हें कहीं ना कहीं इन सभी उम्मीदवारों से उत्कृष्ट बनाता है और इसी उत्कृष्टता की वजह से निश्चित रूप से उनको टिकट भी मिला है और यही उत्कृष्टता उन्हें विजयश्री दिलवाएगी। और ये जो जीत का भी अंतर देखने को मिलेगा वो भी मैं बता रहा हूँ कि अपने विधानसभा में निश्चित रूप से बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। और इस बार के विधानसभा चुनाव में पूरे बिहार में जो अंतर देखने को मिलेगा वो कहीं पे छोटा नहीं होगा। अब कुछ सीटें हो सकती है जहां पे कम का मार्जिन हो, लेकिन ज़्यादातर सीटों पे बड़े अंतराल से जीत हार होगी। और एनडीए गठबंधन के पक्ष में ये पूरा का पूरा माहौल जाता हुआ दिख रहा है। हम लोग तो वित्तरहित में शिक्षक हैं, हम लोगों को सरकार कुछ नहीं दे रही, ठग रही है सरकार। और सरकार के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, सरकार नीतीश जी अच्छे बहुत हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने हम लोगों की व्यथा को सुना और उन्होंने विद्यार्थी पर जो है सो अनुदान देना शुरू कर दिया। लेकिन आखिर करोड़ों का बिल्डिंग बना हुआ है और बच्चे पढ़ते हैं
प्रत्येक साल 2 से 3 लाख बच्चे निकलते हैं शुरू से देखिए, लेकिन आज तक हम लोगों को वेतनमान नहीं दिया गया। 5-6 साल से तो मिल ही नहीं रहा है। किसी स्कूल को, हाई स्कूल को लगभग 11 साल से नहीं मिला है। तो इस पर आप कुछ कह सकते हैं क्या? देखिए, मैं तो एक एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, लेकिन जिस तरह का माहौल नज़र आ रहा है, बिहार जिस तरह से विकास की रफ्तार पे चल रहा है और जिस तरह से केंद्र के हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जो हैं, उन्होंने जो बिहार को आगे बढ़ाने का एक संकल्प लिया है, जो लगातार उनके हर एक बिहार दौरे में देखने को मिल रहा है। और उनके ही नहीं, जो भी केंद्रीय नेतृत्व की कोई भी सदस्य अगर यहाँ आ रहे हैं या उस सरकार से जुड़े हुए, उस दल से जुड़े हुए कोई लोग आ रहे हैं, तो उनका जो ध्येय है वो बिहार को विकसित राज्य बनाने की ओर है। लोग कभी मांग करते थे विशेष राज्य के दर्जे की। अगर आप गौर करके देखें तो विशेष राज्य के दर्जे से ज़्यादा केंद्र सरकार बिहार को विकसित बनाने में लगा हुआ है। और निश्चित रूप से जो रफ्तार पकड़ रहा है, उसमें सभी के लिए कुछ न कुछ नए आयाम गढ़े जा रहे हैं, बुने जा रहे हैं, कुछ प्रदर्शित हुए हैं। और कुछ गत विधानसभा चुनाव के बाद जो रफ्तार पकड़ेगी विकास की बिहार, वो आपको देखने को मिलेगा, जिसमें जितने भी वित्तरहित संस्थाएं हैं उनके ऊपर भी विशेष ध्यान देने का रूट ग्राफ मतलब लगभग तैयार हो चुका है। और सरकार चुनाव होने के वजह से क्रियान्वयन नहीं हुआ, चुनाव होने के बाद उसके ऊपर भी निश्चित रूप से उसको पारित किया जाएगा। और जो काम किया गया है वो भी आप लोगों के समक्ष देखने को मिलेगा। और जब भी मैं बात करता हूँ माननीय मोदी जी की, तो उन्होंने जो नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो सबका विश्वास जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है। उसी विश्वास के बदौलत आज माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत के ही नहीं पूरे विश्व के सर्वोच्च नेता माने जाते हैं। और भारत अपनी शक्ति को पूरे विश्व में प्रदर्शित कर रहा है। तो निश्चित रूप से जो भी योजनाएं आपको देखने को मिलेगी आगे के चुनाव में, वो इस प्रकार की होगी जैसा कि कोई सोच नहीं रहा था कि वृद्धा पेंशन ऐसे बढ़ जाएगा। उसके बाद जीविका दीदी को जिस तरह से मजबूत किया गया, महिला सशक्तिकरण, माननीय नीतीश कुमार जी की ये योजना है। और इस योजना को प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारतवर्ष में लागू करने का निर्णय लिया है। तो महिला सशक्तिकरण भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावी रहेगा इस चुनाव में। ये जीविका दीदी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहेंगी और उनका अहम योगदान होगा इस चुनाव की जीत हार के बड़े अंतरों में। मेरा सवाल है, बहुत ज़बरदस्त सवाल है। यहाँ मैं देख रहा हूँ जो रोसड़ा क्षेत्र में, हम चूँकि किसी पार्टी से नहीं हैं, हम लोगों को किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, एगो वोट है जिसको देना होगा दे देंगे। तो मैं देख रहा हूँ जो आपके बीजेपी पार्टी में 2 गुट में बट गया है और एक लोकल मुद्दा उठा रहा है। मिश्रा विश्व बारूद के नेतृत्व में लगभग 5000 युवक ने ये प्रतिज्ञा किया है, जो लोकल जो आएगा उसी को हम जिताएंगे। ये मैं देख रहा हूँ, मैं बात भी किया हूँ, कई गांव के लोगों ने कहा है जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, उन्होंने कहा कि हमारी समस्या को कोई देखने वाला नहीं है, मेरे आंसू को कोई पोंछने वाला नहीं है। इस स्थिति में मैंने 5 साल इनको दिया, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, राजनीति है और राजनीति काफ़ी असमंजस से भरी हुई चीज़ होती है और इसलिए आम लोग इसे बखूबी तरह से समझ नहीं पाते हैं। अगर आप मिश्रा विश्व बारूद जी की पृष्ठभूमि को देखेंगे, काफ़ी अच्छे लोग हैं, हमारा व्यक्तिगत संबंध भी रहा है। पूर्व में जब वो विद्यार्थी परिषद में थे तब हमारा उनका संबंध रहा था और अभी भी जब मिलते हैं तो हाल समाचार होते रहता है। मिश्रा विश्व बारूद की पृष्ठभूमि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्रहित और राष्ट्र सेवा की ओर अग्रसर करता है मनुष्य को। तो निश्चित रूप से ये चुनावी बेला है और ये इस महासमर में कुछ न कुछ नैरेटिव सेट किया जाता है जिससे माहौल कुछ प्रदर्शित हो और उस माहौल का फायदा कैंडिडेट को मिल सके। तो ये नैरेटिव सेट किया गया और हर एक निगेटिव में कुछ न कुछ पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से ये स्पष्ट तौर पे झलका, जिस तरह का ये चला कुछ दिनों तक, ये रोसड़ा का प्रकरण चला और उसकी जो प्रतिक्रियाएं आई अलग अलग पंचायत में, अलग अलग टोले से जो आई, तो निश्चित रूप से
मैं काफ़ी ज़्यादा घूमते फिरते रहता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कामकाज करने वाला लोग नहीं हूँ। मैं पहले ही बताया कि एक सामाजिक आम व्यक्ति हूँ और छोटा सा एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। तो वो जो समझ में आया कि निश्चित रूप से लोगों का झुकाव जो है वो नीतीश कुमार जी और माननीय मोदी जी के प्रति, और जो दलितों के नेता हैं श्रीमान चिराग जी, उनके प्रति भी लोगों का काफ़ी ज़्यादा रुझान है। तो उस रुझान से ये स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि मिश्रा विश्व बारूद जी ने जो नैरेटिव सेट किया उसका पूरा का पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी को रोसड़ा विधानसभा सीट पे मिल रहा है वर्तमान समय में। चूँकि जो वोट होगा उसके बाद आपको यह स्थिति निश्चित रूप से स्पष्टता में दिखाई पड़ेगी। और रोसड़ा के बीजेपी के एक सदस्य हैं जिनके पास वोटर भी है, लगभग 400-500 वोटर उनके पास है। उनका घर रहुआ पड़ता है, उनका नाम अनिल झा है। और उनसे जब बात हुआ तो कहा कि इस पार्टी में जो बड़े बड़े कुर्ताधारी हैं उसी का पूछ होता है, हम लोगों का पूछ कहाँ होता है, हमको तो कोई पहचानता नहीं है। और हम जो हैं सो हम तो उनको वोट नहीं देंगे, मेरे साथ जितने लोग हैं वो वोट नहीं देंगे, जबकि हम लोग कट्टर बीजेपी हैं। लेकिन हम लोगों को कभी भी विधायक जी कभी भी अपने समक्ष सदस्य के रूप में नहीं देखे। इस पर क्या कहेंगे? मेरा अंतिम ये क्वेश्चन है। जी देखिए, अब अनिल झा जी और विधायक जी का क्या संबंध है नहीं है, ये तो उन लोगों की व्यक्तिगत मतलब आपस का मामला है, मैं उस पर ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन सबों का संबंध काफ़ी अच्छा है। एक परिवार, ये भारतीय जनता पार्टी को जितने भी लोग जिस इसमें काम करते हैं वो, जैसा कि मैं सुनता और देखता आ रहा हूँ कि लोग एक परिवार की तरह समझते हैं। तो परिवार में किसी तरह की छोटी मोटी बातें होती रहती हैं और उससे लोग कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से लोगों के जानकारी में आती रहती है। लेकिन जैसा कि मैं अनिल झा जी को जानता हूं, अनिल झा जी पूर्व में रोसड़ा प्रखंड के उपाध्यक्ष रहे हैं, कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता हैं और काफ़ी अच्छे जुझारू संगठन के लोग हैं और समर्पित लोग हैं। वो कभी भी कतई भी वो लोग जान देना पसंद करेंगे, लेकिन इधर से उधर हिलना पसंद नहीं करते हैं। और जैसा कि बात आ रही थी कि मतलब अनिल झा जी के बारे में कहा आपने नाराज़ हैं, आपने देखा होगा कि हाल ही में रोसड़ा के चिर परिचित व्यवसायी हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पूर्व में जिला के उपाध्यक्ष रहे श्रीमान अमर प्रताप सिंह उर्फ ललन जी, उनको भी भारतीय जनता पार्टी में ने कल ही क्षेत्रीय प्रभारी नियुक्त किया है। तो इस तरह का जो दौर है वो चुनाव के समय में देखने को मिलता है। लेकिन जो परिवार के लोग हैं वो परिवार के समर्थन में ही किसी भी स्थिति परिस्थिति से परिवार के समर्थन के लिए निपटने को तैयार रहते हैं। और वो अपने अपने हिसाब से अपने अपने आप को एक एक कार्यकर्ता अपने आप को कैंडिडेट समझकर काम करता है और उसमें अलग अलग तरह का नैरेटिव अलग अलग पंचायत में, अलग अलग मोहल्ले में, अलग अलग पन्ने पे भी सेट होता है, जिसका फ़ायदा निचोड़ लेकर के पार्टी का जो चुनाव प्रबंधन टीम होता है वो काम करता है और जिससे चुनाव निश्चित रूप से जीती जाती है। और ख़ास करके यहाँ एक विशेष तौर का एक अंडरग्राउंड वर्क हमेशा देखने को मिलता रहता है। वो काफ़ी कुछ लोग ऐसे हैं हमारे समाज में जो सिर्फ़ और सिर्फ ये काम करते हैं कि जो कहाँ का माहौल क्या है, कहाँ का क्या चल रहा है, तो वहाँ हो सकता है कभी कभी विरोध में बोल करके भी कुछ अच्छा जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। मेरा अंतिम सवाल है, जो हमारे चैनल के माध्यम से मैंने रोसड़ा जाम की समस्या को बैट के जरिए बड़े बड़े जो मेन रोड में हैं उनसे मैंने बैट चलाया, और जो यहाँ रोड हैं जैसे रोसड़ा महावीर चौक से लेके और अनुमंडल तक, और कई लूप लाइन हैं जो अच्छे स्थिति में नहीं है, उस पर पैदल चलना भी मुनासिब नहीं है। अगर प्रतिनिधि को ई रिक्शा में बैठा दें तो हमको लगता है जो रास्ते में ही उनको 2-4 कदम जाने के बाद ही उनको उतरना पड़ सकता है। तो जब हमने समस्या के बारे में चलाया तो उस समय में आया तो हमें बहुत खुशी हुई, लेकिन सारे लोग कहने लगे, जो नित्यानंद राय जी जो हैं ये अपने फायदा के लिए उन्होंने इस रूट को चेंज कर दिया। इसके लिए पूरा व्यवसायी संघ बैठे थे, युवक
वगैरह बैठे थे, सारे पार्टी के लोग बैठे थे, हम नहीं गए थे। चूँकि मैं बता रहा हूँ, मैं कला सांस्कृतिक के लिए कार्य करता हूँ और मेरा पर्सनल मान लीजिए स्कूल हम करते हैं और छुट्टी के दिन में अपना काम करते हैं। तो इसके बारे में आप क्या सकते हैं, जो समस्या है यहाँ के, वो अगर नहीं कोई सुनेगा तो पब्लिक क्या करेगा? देखिए, जहाँ तक बात है इस समस्या की, तो इसमें अगर नित्यानंद राय जी का नाम लिया गया तो वो कतई उचित नहीं है, क्योंकि 2019 के विधानसभा चुनाव में मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा था और उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में मुझे सोशल मीडिया और मीडिया का प्रभार मिला था काम करने के लिए। मैं पूरे लगभग 1.5-2 महीने वहाँ रह करके पूरे लोकसभा क्षेत्र में काम किया था। और उस बीच में जब हर रोज़ जब काम करके लौटते थे तो रात में बैठकें होती थी। उस बैठकों में नित्यानंद राय जी संबोधित करते थे सभी कार्यकर्ताओं को और उनसे जानकारियां लेते थे। तो उनका जिस तरह का रोल मैंने देखा है, जिस तरह के वो व्यक्ति हैं, संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, संघ के स्वयं सेवक रहे हैं और संघ के काफ़ी अच्छे सेवादार भी रहे हैं, तो उनकी कभी ये मानसिकता नहीं हो सकती कि अगर किसी क्षेत्र में अगर कोई काम चल रहा है तो उसको मैं अपने संसदीय में क्षेत्र में ले आऊं। चूँकि नित्यानंद राय जी बिहार के नेता हैं, वो किसी संसदीय क्षेत्र के और या किसी मतलब जगह के नेता नहीं हैं, वो पूरे बिहार के नेता हैं। आपने देखा होगा कि जब रथ यात्रा को लालू जी के समय में जब जंगल राज था, उस वक्त जब रथ यात्रा को रोकने का प्रयास किया गया था तो हाजीपुर में आवाज़ उठाने वाला अगर कोई बेटा था तो वो नित्यानंद राय ही था। तो नित्यानंद राय जी के बारे में ये बोलना बिल्कुल उचित नहीं लगता है, क्योंकि नित्यानंद राय जी पूर्व में आप सभी लोगों ने देखा बिहार के प्रदेश अध्यक्ष रहे और बिहार में काफ़ी ज़्यादा उनके मतलब अध्यक्षीय कार्यकाल में भाजपा को काफ़ी ज़्यादा सफलताएं मिली और काफ़ी अच्छा कार्यकाल उनका रहा। लोकसभा चुनाव ले लीजिए, विधानसभा चुनाव ले लीजिए, रिजल्ट बिल्कुल स्पष्ट है। तो ये भ्रांतिक धारणाएँ चलती रहती है समाज में। बहुत ज़्यादा लोग शीर्ष स्तर के लोग से जुड़ने का प्रयास नहीं करते हैं, जुड़ते नहीं है और जो सुनते हैं उसी को बोलने का प्रयास करते हैं। मैं तो सबों से बातचीत करता रहता हूं, कभी ना कभी किसी ना किसी माध्यम से। काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जब भी ज़रूरत होती है मुझे भरपूर मदद मिलता रहा है और आगे भी मिलेगा पूरे केंद्रीय नेतृत्व से। जैसे हमारे अभिभावक नंद किशोर जी हैं, हमारे समस्तीपुर में बैठे हुए हैं, क्या कहते हैं, रामनाथ ठाकुर जी, ये लोग काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट करते रहते हैं। तो निश्चित रूप से सम्राट जी का भी काफ़ी अच्छा सहयोग मिला है, निरंतर मिलता रहा है और रोसड़ा को सम्राट जी का भी काफ़ी भरपूर सहयोग निरंतर मिला है। तो पूरे बिहार का एक समायोजन होता है और रोसड़ा की जो सीट है वो एक अद्वितीय सीट है। भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से ही नहीं, राजनीति के दृष्टिकोण से एक अद्वितीय सीट रहा है। अगर आप आज से 50-60 साल पूर्व भी चले जाएं, वहां से उठा करके देखें, आज तक के समय में सबों को निरंतर मौका मिला है, सबों ने यहां काम भी करने का प्रयास किया है, लेकिन भाजपा ने यहां अपना अस्थायित्व प्रदर्शित किया है, अपने आप को यहाँ स्थापित किया है। इसलिए भाजपा को इसका पूर्ण फायदा मिल रहा है और आगे भी आने वाले समय में मिलने को दिखता रहेगा। और अगर जब कोई काम नहीं करेंगे, कोई घर बैठ जाएंगे किसी भी संगठन के लोग, तो निश्चित रूप से वो अलग हो जाता है। लेकिन डीबीटी के माध्यम से जो वर्तमान केंद्र सरकार की डीबीटी की योजनाएं हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उसका जो फायदा लोगों को मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली काम कर रहा है पूरे भारत में एनडीए सरकार के लिए। एक और सवाल मेरे मन में है, रोसड़ा जिला बनाओ के लिए उस समय में हम लोग आरजेडी में थे और आरजेडी को खुल के सपोर्ट करते थे और रोसड़ा जिला बनते बनते रह गया। यहाँ के लोकल पॉलिटिक्स के कारण लालू जी जो हैं, रात में ही ऐसा प्रोग्राम हुआ जिस कारण से नहीं बना। इस बार तेजस्वी जी आए हैं तो तेजस्वी जी पहले बोले थे कि अगर मेरी सत्ता होगी तो हसनपुर जिला बनेगा और यहाँ हम लोग चिल्लाते रहे, मेरा कंठ भी बच गया, नीचे से बस पर को खड़े थे और हम लोग ने विश्वबारूद के साथ बहुत हल्ला किया। विश्वबारूद तो इतना हल्ला किया कि उसका गला एक दिन तक चौक हो गया। तो उन्होंने कहा जो अगर मेरी सत्ता बनेगी तो रोसड़ा जिला बनेगा। किस पर विश्वास किया जाए? देखिए, पूर्व में क्या हुआ इसके अगर इस पे ज़्यादा व्याख्या करने का समय नहीं है, लेकिन आपने तो थोड़ा सा आराम से बता दिया। लेकिन रोसड़ा जिला के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो
तेजस्वी जी बोले हसनपुर जिला बनेगा, लेकिन रोसड़ा पूर्व में लोकसभा रहा है और आपने सुना होगा कि पूरे भारतवर्ष में लोकसभा की सीटें बढ़ने वाली है, परिसीमन होगा। तो इस तरह का जब क्रियान्वयन होगा तो उसमें रोसड़ा आने वाले समय में लोकसभा भी बनने वाला है, मैं आपको पूर्व अवगत करवा रहा हूं। और निश्चित रूप से इसमें कहीं कतई दिक्कत नहीं है, चूँकि पूर्व में रोसड़ा लोकसभा रहा है, इसलिए रोसड़ा की प्राथमिकता है लोकसभा बनने में। ऐसा नहीं है कि मैं सरकार का कोई बड़ा लोग हूँ मैं बता दूं, लेकिन राजनीति ये स्पष्ट नज़र आ रहा है कि रोसड़ा आने वाले समय में लोकसभा भी बनेगा और लोकसभा बनने के साथ साथ जिला भी बनेगा, चूँकि रोसड़ा उन सभी उपयुक्त जो राज्य सरकार की क्राइटेरियाएं हैं उनको पूरा करता है। और जब पूरा कर रहा था इस वजह से ही लालू जी यहाँ देने वाले थे, लेकिन लालू जी अपने जातिगत वोट की वजह से हसनपुर को देना चाहते थे, जिस वजह से रोसड़ा को नहीं दे सके। और आज अगर कोई महागठबंधन का लोग अगर ये नैरेटिव सेट करे कि नहीं हम रोसड़ा को जिला बना देंगे, तो ये उचित नहीं लगता है। लेकिन निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन की सरकार आएगी और आने वाले समय में रोसड़ा लोकसभा और रोसड़ा जिला भी बनने वाला है। और एक और बहुत कुछ बिहार में होने वाला है, मैं बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं बोलना चाहता हूँ चूँकि राजनीति है, समय का दौर चलता रहता है, लेकिन जो इस बार सरकार बनने के बाद बिहार में होगा वो निश्चित रूप से आम जनमानस के लिए और निश्चित रूप से जो समाज में सामान्य वर्ग के लोग हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा समय आने वाला है। अगर आप मूल रूप से सरकार की सभी योजनाओं का अध्ययन करें, बिहार सरकार की धाराओं का अध्ययन करें, तो आपको उस दिशा में ये राजनीति जाती हुई स्पष्ट प्रतीत हो रही है। और कुछ कहना है क्या? और कुछ कहना है? जी, और तो मैं यही पूरे बिहार के इस चुनावी समरबेला में, इस चुनावी महाकुंभ में पूरे बिहार की जनता से ये अपील करता हूँ कि मतदान राष्ट्र हित में करें। जब आपका राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तो आप हम भी सुरक्षित रहेंगे। इसलिए बिना सोचे विचारे राष्ट्र हित जहां आपको स्पष्टता की ओर प्रतीत कर रहा हो और आपको अपने ओर आकर्षित करता हो, तो उस राष्ट्र हित की ओर, अपनी मिट्टी की ओर, अपने मातृभूमि के लिए वोट करें। और ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से उनके लिए बिल्कुल स्वर्णिम समय आने वाला है। मैं भी अपने चैनल के माध्यम से जितने भी जनता हैं जो वोट करते हैं, युवा हो, बूढ़े हो, छोटे हो, सबको यही प्रार्थना करते हैं कि हम आनंद मार्गी है। आप देख सकते हैं गूगल पे पूरे विश्व में 195 देश है और 96 है, लेकिन एक देश का मानता नहीं है। तो आनंद मार्गी का यही कहना है, जात पात की करो विदाई और मानव मानव भाई भाई। हमारे जो गुरु थे प्रभात रंजन सरकार, जिनको श्री श्री आनंद मूर्ति कहा जाता है, वो बोले थे। तो मैं जनता से यही आग्रह करूंगा, जो जिसको वोट देना है दीजिए, आपस में मत लड़िए और शांतिपूर्ण मतदान कीजिए। और एक भी वोट ऐसा नहीं हो जो नहीं जाए। घर घर से जाके, ये महाकुंभ है, इसमें स्नान करिएगा तो आपको आनंद मिलेगा। इसी के साथ हम फिर अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। प्रणाम सभी लोगों को।